Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम एक नया एक्ट शुरू कर रहे हैं जिसे हम एक पूरे लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे फॉर द राजस्थान एपीओ प्री सिलेबस ऑफ द ईयर 2026। ये एक्ट रहेगा आपका द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्ट नंबर 2 है 1950 का। एक्ट नंबर 2 आपको एक्ट नंबर याद होना चाहिए फॉर द प्री क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इनेक्टमेंट कब हुआ था इसका? 20 मार्च 1950। एंड ये एनफोर्स में कब आया था? 1 जुलाई 1950। 1 जुलाई 1950। इनेक्टमेंट कब हुआ था? 20 मार्च 1950 और एनफोर्समेंट में कब आया? 1 जुलाई 1950। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। इसमें टोटल जो आ रहे हैं आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आ रहे हैं। चैप्टर 1 कवर करते हैं पहले, जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी। ये आपका कहां से कहां तक है? 1 से लेकर आपके सेक्शन नंबर 7 तक ये पूरा है। सेक्शन 1 क्या बात करता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो अभी तक मैंने सबसेक्शन 1 जो है बोलता है वो नाम बात करता है। नाम क्या है इसका? तो राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, ये जो मैंने अभी तक बताया। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है कि यहाँ एक्सटेंड कहाँ करेगा? तो होल ऑफ राजस्थान में एक्सटेंड करेगा। सबसेक्शन 3 बात करता है कि फोर्स में कब आया? तो 1 जुलाई 1950 को ये फोर्स में आया। जो सेक्शन 2 है वो ओमिटेड है। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 जो है आपका डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना तो मतलब बहुत ही जरूरी है, एक्सपेक्टेड ही है। और यहाँ पर टोटल 25 डेफिनेशंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से। अभी मैं 1, 2, 3, 4 ही बोलूंगी, तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 3 डेफिनेशन की ही बात कर रहे हैं हम। 1 आपका है बियर यानी कि एल, स्टाउट, पॉटर एंड अदर फर्मेंटेड लिकर्स जो कि माल्ट से बनी है। और 2 है आपका आबू एरिया। ठीक है, 1 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बियर कहाँ दिया गया है? 1 के अंदर। 2 के अंदर आपका दिया हुआ है आबू एरिया वो तालुका ऑफ बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट जो कि स्टेट ऑफ बॉम्बे में एज एग्जिस्टेड इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द नवंबर 1956 से पहले एग्जिस्ट करता था। उसके बाद 3 बात करता है डीनेचर्ड, मतलब मिक्स होना ऐसे सब्सटेंस के साथ एंड ऐसे प्रोसेस से जो कि प्रिस्क्राइब है सेक्शन 42 में, जो हमारे नहीं आ रहा है, इन ऑर्डर टू रेंडर एनी स्पिरिट। ठीक है, कोई भी स्पिरिट आपको बनाने के लिए जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वेदर एज अ बेवरेज या फिर उसको मेडिसिन के लिए बनाना हो या फिर एनी अदर वे व्हाटसोएवर। 3A बात करता है डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। डीनेचर स्पिरिचुअस प्रिपरेशन कहाँ दिया गया है? 3A के अंदर दिया गया है, याद रखो। मींस ऐसी प्रिपरेशन ऑफ डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर अल्कोहल जो कि लिकर भी इंक्लूड करती है। लिकर की डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंच पॉलिश एंड वार्निश प्रिपेयर्ड जो करी जाती है आउट ऑफ सच स्पिरिट या फिर अल्कोहल, तो उसे बोलते हैं डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। बेसिकली स्पिरिट अल्कोहल से बनाना। उसके बाद 4 बात करता है वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइजेबल आर्टिकल। एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? तो 3, 4 के अंदर दी गई है, यानी कि इसमें इंक्लूड होएगा ऐसी कोई भी स्पिरिट, फर्मेंटेड लिकर या फिर कोई भी एनी लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होती है, या फिर डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। और सेकेंडली कि कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या फिर स्टिल या फिर अदर कोई अप्लायंसेस जो कि डिस्टिलेशन के लिए, मतलब फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं, या फिर फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल जो कि डिस्टिलेशन के लिए यूज होता है। 5th कि कोई भी अदर आर्टिकल जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कि उसे एक्साइजेबल आर्टिकल बोला जाएगा इस एक्ट के पर्पस के लिए। और 6th है आपका हेरिटेज लिकर। 5th एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर कहाँ दिया गया है? आपका सेक्शन 9 में आगे हम पढ़ेंगे, जो कि अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 6th है आपका एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पर स्टार मार्क कर लो। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी ड्यूटी जो कि इम्पोज करी जाती है या फिर इस एक्ट के अंदर एक्साइजेबल आर्टिकल्स पर लगती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है या फिर उसकी प्रोडक्शन पर लगती है हमारे पूरे राजस्थान के अंदर। जहाँ ये एक्ट एक्सटेंड होता है, पूरा राजस्थान ही बोलूंगी। फिर उसके बाद है 7th है एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर यानी कि अदर देन एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, अदर देन एक्साइज कमिश्नर जिसे अपॉइंट किया जाता है
वो एक्साइज ऑफिसर होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इसे करती है, आगे सेक्शन 9 में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 8th है आपका एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू क्या होता है? तो एक्साइज रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी से अलग होता है। एक्साइज जो एक्साइज ड्यूटी होती है 6 के अंदर, वो लगती है एक्साइजेबल आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग पर या फिर उनके प्रोडक्शन पर। होल ऑफ राजस्थान के अंदर जो एक्साइज रेवेन्यू होता है वो लिया जाता है लिकर पर या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग पर। और ये जो रेवेन्यू होता है ये इंक्लूड नहीं करता है जो भी फाइन इम्पोज किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। क्या क्या चीजें इस रेवेन्यू के अंदर आती हैं? तो रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू के अंदर आता है आपका डिराइव्ड या फिर डिराइवेबल पेमेंट, जो है ड्यूटी है, फी है, टैक्स है, फाइन है, जो भी कॉन्फिस्केट करके लिया गया है यानी कि जब्त करके लिया गया है अपॉन लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, वो एक्साइज रेवेन्यू होगा। उसके बाद 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन दी गई है 9 के अंदर, जहां पर हमें क्या करना है, बाहर लेके जाना है राजस्थान से, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। और वहीं पे इंपोर्ट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 13 में दी गई है, जहां पर राजस्थान के अंदर ये चीजों को लेके आना है। 10 के अंदर क्या दिया गया है? फर्मेंटेड लिकर। फर्मेंटेड लिकर वाइन, पचवाई एंड फर्मेंटेड टारी होती है। अभी टारी हम पढ़ेंगे आगे 22 में कि क्या होता है। एंड एनी अदर लिकर जो कि टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फर्मेंटेड लिकर बोली जाए, बताई जाए कि हाँ ये फर्मेंटेड लिकर है, तो वो फर्मेंटेड लिकर होगी। उसके बाद 13 हमने पढ़ लिया इंपोर्ट। उसके बाद 14 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मीन्स ऐसी कोई भी लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स, flowering or fruiting tops of hemp plant Cannabis sativa, including all forms of known as भांग, सिद्धि और गांजा। उसके बाद दूसरा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग होता है चरस, एंड अदर स्पेसिफिकेशंस आपसे नहीं पूछी जाएंगी, हेम्प प्लांट से ही उत्पन्न होने वाला है। तीसरा ये है कि कोई भी मिक्सचर है विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल्स, ऐसे फॉर्म से बनाया गया है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग से, या फिर कोई भी एनी ड्रिंक से जो कि प्रिपेयर करी गई है इससे। फोर्थ ये है कि इंटॉक्सिकेटिंग या फिर नार्कोटिक सब्सटेंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियल गैजेटे में कि ये जो है अब से इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग होगा, एंड नॉट द इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होती है? तो ओपीएम इंक्लूड नहीं होती है, ककाओ लीफ इंक्लूड नहीं होती है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग इंक्लूड नहीं होता है, जो भी डेंजरस ड्रग्स एक्ट में आता है। तो इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो आपसे पूछा जाएगा वो डेफिनेशन है, जो टाइटल है आपका 14 में दिया गया है आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। 14A में दिया गया है लेंस्ड पॉपी हेड्स, ठीक है। उसके बाद 15 में दिया गया है लिकर। लिकर पूछा जा सकता है, तो मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर होती है, इसके अंदर इंक्लूड करती है स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट एंड हेरिटेज लिकर भी इसमें इंक्लूड होती है, वाइन, टारी, पचवार, बियर वगैरह इंक्लूड होती है, एंड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और या फिर कंटेनिंग अल्कोहल जिसमें है ऐसा लिक्विड, तो वो लिकर होगा, ठीक है, इस एक्ट के पर्पज से। उसके बाद 16 है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट यानी कि आपका JMFC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समझा जाएगा। उसके बाद 17 है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन क्या है? मतलब कोई भी प्रोसेस हो गया, ये वेदर नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, जो कि एक्साइजेबल आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में या प्रिपेयर करने में होली या पार्टली जो है किया गया है, एंड ऑल्सो इसका री इंस्टॉलेशन यानी कि वापस करना, एंड एवरी प्रोसेस जो कि रेटिफिकेशन, रिडक्शन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग वगैरह में करा गया है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो मैन्युफैक्चर के अंदर आएगी। उसके बाद 17A पर स्टार मार्क कर लो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मोलासिस क्या होता है या फिर मोलासिस क्या शब्द आ गया आपके क्वेश्चन पेपर में। मोलासिस का मतलब होता है जो 17A में दिया गया है कि मीन्स द मदर लिकर, मदर ऑफ लिकर, ठीक है, जो प्रोड्यूस करी जाती है फाइनल स्टेज में, मैन्युफैक्चरिंग करने के फाइनल स्टेज में ये प्रोड्यूस करी जाती है शुगर से या फिर खांडसारी शुगर, जो खांडसारी शुगर आती है उसको वो वैक्यूम करके, वैक्यूम पैन प्रोसेस से या फिर ओपन पैन प्रोसेस से फ्रॉम द शुगर केन और द गुड़। एंड ऑल्सो अब तो ये प्रोसेस इतना अफोर्डेबल रहने नहीं वाला है, क्योंकि ये शुगर के प्राइजेस एंड शुगर केन के प्राइजेस वी नो बढ़ चुके हैं। ओके 18 बात करता है पचवाई। पचवाई यानी कि मीन्स फर्मेंटेड राइस, मिलेट, ठीक है, या फिर अदर ग्रेन। आपको इतना याद नहीं रहने वाला है, और 18 में आप बस ये याद रख लो पचवाई दिया गया है। पचवाई कहाँ दिया गया है? क्योंकि नाम ऐसा है कि आपको पता ही नहीं होगा। उसके बाद 19 बात करता है प्लेस की। प्लेस में हाउस, बिल्डिंग, शॉप, रूम, बूथ, टेंट, वेसल, बोट, राफ्ट, व्हीकल एंड एनक्लोजर इंक्लूड होता है। 20 में आपका दिया गया है सेल। सेल ग्रामेटिकल वेरिएशन के साथ इंक्लूड करता है एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय द वे ऑफ गिफ्ट। तो बाय द वे ऑफ गिफ्ट आप किसी को अल्कोहल वगैरह देते हो तो वो आप सेल नहीं कर रहे हो बेसिकली। इसका एग्जाम्पल ये समझ सकते हो। 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिट। स्प्रिट मार्क कर लो स्टार। स्प्रिट मीन्स
कोई भी लिकर जो कि कंटेन करती है अल्कोहल, जो कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है उससे ऑब्टेन करी गई है, वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट। डीनेचर कहाँ पड़ा है? 3 के अंदर एंड 3 के अंदर। के बाद 21A बात करता है स्टेट और स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट ऑफ राजस्थान जो कि फॉर्म किया गया है सेक्शन 10 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा। ठीक है, छोड़ो। 21B बात करता है स्टिल की। 21B स्टिल है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। स्टिल कहाँ दिया गया है? 21B के अंदर, जो कि इंक्लूड करता है एनी पार्ट एंड एनी अदर अपैरेटस जो कि यूज किया जाता है डिस्टिलेशन के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पिरिट को। के बाद 22 है टारी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टारी मतलब फर्मेंटेड या फिर अनफर्मेंटेड जूस, जो कि कहाँ से लिया गया है? कोई भी एनी काइंड ऑफ पाम ट्री से। 23 है टू बॉटल का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। टू बॉटल का क्या मतलब है? मतलब टू ट्रांसफर फ्रॉम अ कास्क या फिर अदर वेसल से टू बॉटल। ठीक है, आपके कास्क या अदर वेसल जो जिसमें लिकर वगैरह आती है उससे आप किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो? बॉटल के अंदर, जार के अंदर, फ्लास्क या फिर अदर रिसेप्टेबल फॉर द पर्पज ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की पर्पज से। वेदर एनी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर और रेटिफिकेशन टू बी एम्प्लॉयड और नॉट। एंड यहाँ पर जो ये बॉटलिंग है, आप एक बॉटल से जो ओरिजिनल बॉटल है उसके अपनी बॉटल में डाल रहे हो और फिर और किसी और बॉटल में डाल रहे हो तो वो भी इंक्लूड होएगा, तो देयरफॉर रीबॉटलिंग भी इंक्लूड होती है टू बॉटल के अंदर। 24 है तोला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि वेट होता है इसका 180 ग्राम ट्रॉय और 11.638 ग्राम्स। अब ये तो याद ही करना पड़ेगा। 25 है आपका ट्रांसपोर्ट। 25 में दिया गया है लास्ट डेफिनेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन दोज पार्ट्स ऑफ द स्टेट जहां पर ये एक्ट एक्सटेंड होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 सिंपली ये बात करता है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट इज टू बी डीम्ड लिकर, किसे लिकर बोला जाएगा। तो सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफिकेशन देके बता देगी कि ये पर्टिकुलर चीज जो है अब लिकर है। सेक्शन 2 ये सिंपली बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट वैसे ही मैनर में ऑफिशियल गैजेटे में बता देगी कि कंट्री लिकर क्या है एंड फॉरेन लिकर क्या है। उसके बाद सेक्शन 5 सिंपली टाइटल सेक्शन है जो कि बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। सबसेक्शन 1 सिंपली ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परचेजर को या फिर क्लास ऑफ परचेजर को यहाँ पर जनरली या ओकेजनली बता देगी कि क्या क्वांटिटी जो है एक्साइजेबल आर्टिकल्स की वो उस पर रिटेल ही हो सकता है, मतलब रिटेल ही होगा, उसका होलसेल वगैरह नहीं होगा। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि सेल जो कि एक्साइजेबल आर्टिकल की है लेकिन वो एक्सेस में हो चुकी है ऑफ द लिमिट ऑफ द सेल बाय रिटेल, जो यहाँ पर सबसेक्शन 1 में फिक्स करी थी स्टेट गवर्नमेंट ने, तो फिर उसे क्या बोलेंगे? होलसेल बोलेंगे। तो रिटेल किसे बोलेंगे? वो सबसेक्शन 1 में है और होलसेल किसे बोलेंगे? सबसेक्शन 2 में। अगर वो एक्सीड कर गई रिटेल की लिमिट तो होलसेल हो जाएगा वो। बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 6 जो कि बात करता है पोजेशन बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। तो कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल कहाँ पढ़ा है हमने? 3 सबसेक्शन 4 के अंदर के। तो ऐसा एक्साइजेबल आर्टिकल जो कि एक व्यक्ति विशेष की पत्नी, क्लर्क या फिर सर्वेंट के द्वारा पजेस किया जा रहा है तो समझा जाएगा कि उस व्यक्ति के ही पोजेशन में है। चाहे एक्सप्लेनेशन बोलता है चाहे वो जो एम्प्लॉय है यानी कि क्लर्क है उसको एम्प्लॉय जो रखा गया है, एम्प्लॉयड करा गया है, वो किसी टेम्परेरी या फिर पर्टिकुलर ओकेजन के लिए ही किया गया है तो भी वो यहाँ पर समझा जाएगा उस व्यक्ति का क्लर्क या सर्वेंट है, देयरफॉर वो पर्सन की पोजेशन में ही मानी जाएगी चीज। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 जो है वो सेविंग क्लॉज है जिसमें ये दिया गया है कि कस्टम से रिलेटेड कोई भी लॉज अगर कुछ कहते हैं तो फिर वो प्रिवेल करेंगे और ये एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा जब ऐसे कस्टम से रिलेटेड कोई लॉ कुछ कहते हैं तब। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशमेंट। सेक्शन 8 बात करता है कंट्रोल ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट, यानी कि ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे। आई होप ये डायलॉग आपने सुना होगा सिंघम मूवी से। गांव यहाँ पे क्या है? एक्साइज डिपार्टमेंट है। तो और इसका जयकांत शिकरे कौन है? एक्साइज कमिश्नर। और इसे वैसे डायरेक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसेक्शन 1 ये बोलता है सिंपली कि कंट्रोल किसका रहेगा एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर? एक्साइज कमिश्नर का, अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 9 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? जयकांत शिकरे का अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं एंड एक्साइज ऑफिसर्स का और दूसरे एक्साइज ऑफिसर का।
तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो इस जयकांत शिकरे का यानी कि एक्साइज कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेगी और जो उन्हें एडिशनल एक्साइज कमिश्नर का अपॉइंटमेंट लगता है जरूरी करना वो करेगी पूरे होल ऑफ राजस्थान में जहां पर ये एक्ट एक्सटेंड होता है। सबसेक्शन 1A क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो जरूरी लगता है और इनके अलावा उनको भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर एंड अदर एक्साइज ऑफिसर। उसके बाद सबसेक्शन 1B क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट इन सबको ड्यूटीज पावर्स वगैरह अपनी बताएगी, ठीक है, जो हमने 1 में बात करी, 1A में बात करी। उसके बाद सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है डेलीगेट करेगी पावर को, किसको, एक्साइज कमिश्नर को पावर्स वगैरह देगी, ठीक है। लेकिन क्या पावर नहीं देगी, तो पावर टू मेक रूल्स नहीं देगी क्योंकि वो तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। तो जयकांत शिकरे को ओनली पावर मिलेगी जो भी इस एक्ट के अंदर है, सारी पावर्स उसे मिल जाएगी। 3 ये बोलता है सबसेक्शन 3 कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एक्साइज कमिश्नर को ऑथराइज करेगी कि वो अपनी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर सकता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को। ये तो सिंपल सेक्शन था, तो सिर्फ इसकी हेडलाइन अच्छे से याद रख लो कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर कहाँ दिया गया है, सेक्शन 9 में। और एक्साइज ऑफिसर की जो बात करी है वो कहाँ करी है, मुझे ये बताओ। और मैं याद दिला दूं कि इसे अपन ने अभी एक्साइज ऑफिसर को डेफिनेशन में ही पढ़ा हुआ है। के बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन 9A है, ठीक है। ए फॉर अपील समझ लो, ठीक है, 9A, ए फॉर अपील समझ लो याद करने के लिए कि 9A में क्या है, अपील एंड रिवीजन। तो अपील जो होगी वो लाई कहाँ करेगी, तो सिंपल सी बात है कि एक्साइज ऑफिसर ने जो भी ऑर्डर पास किया है उसकी अपील एक्साइज कमिश्नर को करेगी। 1A तो ये बात करता है। 1B क्या बात करता है कि जो एक्साइज कमिश्नर की ऑर्डर की अपील होगी वो लाई करेगी डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड, जो कि राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 के तहत बनाया गया है, ठीक है। इसमें एक लाइन मैं पढ़ के बताऊंगी तो उससे कुछ चीजें क्लियर होगी, जैसे कि बी बोलता है टू द डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड, गठित किया गया है सेक्शन 88 ऑफ द राजस्थान वैल्यू, ये 2003 का एक्ट, फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। तो एक्साइज कमिश्नर की वहां लाई करेगी, ठीक है, समझ में आ गया। अंडर दिस एक्ट अदरवाइज देन ऑन अपील, अदरवाइज देन ऑन अपील यानी कि जो भी ऑर्डर पास करा जाएगा एक्साइज कमिश्नर के द्वारा अपील के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो अपील है यानी कि सेकंड अपील जो है बेसिकली वो लाई ही नहीं करती है, ठीक है। इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे, सेकंड अपील जो है लाई नहीं करती है, इतनी बात समझ लो बस। प्रोवाइडेड, प्रोविजन ये कहता है जो अभी हमने पढ़ा 1A 1B के अंदर की अपील लाई करेगी, तो अपील लाई ही नहीं करेगी जब तक आप 75% ऑफ द पेमेंट जो डिमांड किया गया है ऑर्डर के अंदर वो पे ना कर दें, ठीक है। 75% ऑफ द पेमेंट जो है डिपॉजिट हो जाना चाहिए, तब ही जाके अपील लाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। उसके बाद सेक्शन 9A का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है ये जो भी हमने अपील की अभी बातें करी कि कहाँ कहाँ लाई करेगी, तो ये जो है डेट ऑफ ऑर्डर जो आया है इसके आने के 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये अपील करनी है। तो बेसिकली टाइमलाइन याद रखो, 60 दिन का अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कंप्लेंट ऑफ। उसके बाद आपका सबसेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बात करता है कि जो भी डिसीजन आया है एक्साइज कमिश्नर का या फिर डीबी का, डिवीजन बेंच का, राजस्थान टैक्स बोर्ड की, ऑन सच अपील, ठीक है, तो अपील हुई, उसके बाद जो इनका डिसीजन आया, तो ये जो डिसीजन आया है वो रिजल्ट ऑफ रिवीजन यानी कि सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ रिवीजन, बेसिकली इसका रिवीजन किया जा सकता है, ये रिवीजन के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद जो रिवीजन में डिसीजन आएगा वो फाइनल हो जाएगा। तो अभी याद करो कि सब सेक्शन 1B में हमने क्या पढ़ा था, अदरवाइज देन ऑन अपील, कि ये समझ गए थे कि सेकेंड अपील नहीं होएगी। सबसेक्शन 4 ये बात करता है कि डिवीजन बेंच जो है राजस्थान टैक्स बोर्ड की, ये रिवाइज कर सकती है कोई भी ऑर्डर जो कि पास किया गया है अपील के अंदर एक्साइज कमिश्नर के द्वारा। तो जो भी ऑर्डर एक्साइज कमिश्नर के द्वारा पास किया गया है अपील के अंदर वो सब्जेक्ट टू रिवीजन है, लेकिन इसकी कोई सेकंड अपील नहीं है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9A का ही सबसेक्शन 5 है, जो कि टाइमलाइन बताता है कि 30 दिन के अंदर अंदर क्या हो सकता है, ये जो रिवीजन है सबसेक्शन 4 में अभी हमने पढ़ा ना, तो वो रिवीजन
रिवीजन जो है 30 दिन के अंदर अंदर हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कंप्लेंड ऑफ। सेक्शन 9B क्या बात करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल सेक्शन है कि 9B ये बात करता है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, यानी कि सिविल कोर्ट्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिविल कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये सिंपली सेक्शन 9B सिंपली ये बताता है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया गया है ऑफिसर कॉम्पिटेंट जो कि इस एक्ट के अंदर है उसके द्वारा, या फिर जो भी ऑर्डर पास किया गया है 9A यानी कि अपील के अंदर, तो वो जो है तो सिविल कोर्ट ऐसे सूट को या प्रोसीडिंग को सेट असाइड करना या मॉडिफाई करना ये सारे काम जो है नहीं कर सकता है, वर्जित है। उसके बाद सेक्शन 10 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड कन्फरिंग पावर्स। तो ये टाइटल सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ओनली टाइटल कि सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एम्पावर कर सकती है किसी ऑफिसर को कि वो एक्ट्स एंड ड्यूटीज जो हैं अंडर चैप्टर 8 में क्या दिया हुआ है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स दी हुई हैं, तो उसके अंदर एम्पावर कर सकती है किसी ऑफिसर को, या फिर चाहे तो, मतलब इंपॉर्टेंट यही है कि क्लॉज बी जो है ये बताता है कि ऐसी ड्यूटीज पावर्स वगैरह जो हैं इस एक्ट के अंदर, एक्साइज एक्ट के अंदर, वो किसी भी अदर देन दी ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर को छोड़कर या फिर किसी भी अदर व्यक्ति को ये पावर्स ड्यूटीज कन्फर कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति है बेसिकली। उसके बाद सेक्शन 10A सिंपल है, ए बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स वाइल इन मूवमेंट। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि एक्साइज कमिश्नर ये प्रिवेंट करने के लिए कि टैक्स इन्वेजन तो नहीं हो रहा है कहीं पर, तो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा चेक पोस्ट वगैरह प्लेसेस पर, अदर प्लेसेस पर, और ये जो डायरेक्ट कर रहा है उस चीज की ऑफिशियल गैजेटे के अंदर नोटिफिकेशन वगैरह देगा, और जिन ऑफिसर को ऑफिशियल्स को लगाएगा उनके पास पावर्स होगी, ड्यूटीज वगैरह होगी कि वो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है देख सकते हैं, गुड्स वगैरह को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ये ऑफिसर या ऑफिशियल्स होंगे इनको क्या बोला जाएगा, इंचार्ज बोला जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 सिंपली ये बात करता है कि एक्साइज कमिश्नर चाहे तो क्या कर सकता है कि अदर डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो अदर डिपार्टमेंट है उसके कोई चेक पोस्ट वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने, तो उसको अपना चेक पोस्ट बना सकता है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग चेक पोस्ट है उसको अपना चेक पोस्ट बना सकता है, अपना जो यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट बना सकता है, और फिर वही सेम काम करेगा कि ऑफिसर ऑफिशियल्स वगैरह को लगाएगा जो इंचार्ज होंगे। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि ये जो ड्राइवर होगा, जो गाड़ी चला रहा है, वाहन चालक है, या फिर जो भी इंचार्ज है उस व्हीकल का, या फिर जो भी कैरी कर रहा है, जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स है, जिसके अंदर एक्साइजेबल आर्टिकल्स है। अब मुझे बताओ एक्साइजेबल आर्टिकल्स हमने अभी कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 3 डेफिनेशन के अंदर। तो ये जो है, ये जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, जो अपना परमिट है, पास वगैरह है, वो दिखाएंगे, अपनी व्हीकल को स्टॉप करेंगे वो चेक पोस्ट पर। थर्ड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे सारे डॉक्यूमेंट, जो भी इंस्पेक्शन के लिए इंचार्ज ने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थली अलाउ करेंगे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन होने के लिए, गुड्स वगैरह जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स है, तो इंचार्ज वगैरह इन सबको देख सकता है। एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि व्हीकल और कैरियर के अंदर एनिमल जो यूज करे जाते हैं गुड्स को कैरी करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, वो भी व्हीकल और कैरियर के मतलब के अंदर शामिल होंगे। आई होप अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और वापस पढ़ने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक बार आप आंखों से देख लेना, रिवाइज कर लेना। मेरे ख्याल से जो सेक्शन 9A है उसकी अवधि आपको शायद देखनी पड़ेगी एक बार, दैट्स इट। चैप्टर 2 यहाँ पर खत्म हो गया है। चैप्टर 3 इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो है ये लास्ट चैप्टर रहेगा आज के वीडियो लेक्चर का, वेयर वी विल कंप्लीट द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 एज पर द APO प्री सिलेबस ऑफ राजस्थान 2026। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। पहले बता दो इंपोर्ट हमने कहाँ पढ़ा है डेफिनेशन में, एक्सपोर्ट हमने कहाँ पढ़ा है, और ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा है कि नहीं इन द डेफिनेशन। सेक्शन 11 बात करता है इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। इंपोर्ट हमने कहाँ पढ़ा है डेफिनेशन का, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 13 के अंदर। सेक्शन 11 सिंपली ये बात करता है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा राजस्थान के अंदर अनलेस, क्लॉज ए बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन ना दी हो, जनरल या स्पेशल जो परमिशन है इंपोर्ट की तो नहीं होगा। क्लॉज बी बात करता है कि कंडीशन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज करी गई है वो सेटिस्फाई हुई है कि नहीं। याद रखने वाली बात ये है कि ये जो तीनों A एंड B एंड C जो है एंड में है और में नहीं है, ये तीनों ही चीजें फुलफिल होनी चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दी जानी चाहिए, जनरल या स्पेशल,
दूसरी बात, कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है। और तीसरी बात, ड्यूटी जो है इम्पोज करी गई है सेक्शन 28 के अंदर, जो कि पे करने की है या फिर बॉन्ड भरने की है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की है फॉर द पेमेंट, वो ड्यूटी पूरी करी गई है कि नहीं। ये तीनों जो हैं इनका साइमल्टेनियसली फुलफिल होना जरूरी है, तभी सेक्शन 11 के अंदर इंपोर्ट होएगा राजस्थान के अंदर एक्साइजेबल आर्टिकल्स का। उसके बाद सेक्शन 12 जो है टाइटल सेक्शन है, सेक्शन 11 भी टाइटल सेक्शन था। सेक्शन 12 बात करता है कि एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल का मतलब भी वही है कि कोई एक्साइजेबल आर्टिकल का यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होएगा। एक्सपोर्ट कहाँ दिया गया है, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 9 के अंदर। तो एक्सपोर्ट नहीं होएगा जब तक कि आपने ड्यूटी सेक्शन 28 के अंदर फुलफिल नहीं करी है। क्या ड्यूटी? तो पे करने की या फिर बॉन्ड भरने की, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की, पेमेंट का। यह क्लॉज बी बोलता है कि कंडीशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, वो जो इम्पोज करी गई है वो फुलफिल नहीं करी है आपने। तो उसके बाद सेक्शन 13 भी टाइटल सेक्शन है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति है कि वो प्रोहिबिट कर सकती है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तो स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद क्लॉज ए के अंदर प्रोहिबिट कर सकती है इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का। क्लॉज भी ये बोलता है कि प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का ट्रांसपोर्ट। इसके बाद सेक्शन नंबर 14 सिंपली बात करता है पासेस नेसेसरी फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल जो है उसे आप उसकी एक्सीडिंग क्वांटिटी में नहीं ले जा सकते, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑफिशियल गैजेटिंग में प्रिस्क्राइब कर रखी है, अनलेस आपके पास कोई पास हो। उसके बाद प्रोविजो ये और क्लेरिफाई कर देता है कि पास की भी जरूरत नहीं है इन केस स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का जो है ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट जो है इशू कर रखा है। दिन द सेड लिमिट्स, यानी कि राजस्थान के लिमिट्स में ये करा जा सकता है। तो इसी बात पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हमने कहाँ पढ़ा था। तो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 14 में हमने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग पढ़ा था। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 क्या बात करता है, ग्रांट ऑफ पासेस फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल के जो ये पासेस हैं वो कौन ग्रांट करेगा? तो वो एक्साइज कमिश्नर यानी कि जयकांत शिकरे ग्रांट करने वाला है, या फिर ऐसा एक्साइज ऑफिसर जिसे ड्यूली एम्पावर्ड किया है किसने? एक्साइज कमिश्नर ने, इस बिहाफ में कि वो ये ग्रांट कर सके पासेस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के एक्साइजेबल आर्टिकल के। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे जो भी लगाएगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम लगाती रहेगी। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ये जो पासेस होंगे ये जनरल भी हो सकते हैं फॉर डेफिनेट पीरियड, या फिर काइंड ऑफ आर्टिकल्स और ड्रग्स पर लगाए जा सकते हैं स्पेशल ओकेजन के हिसाब से, या फिर पर्टिकुलर कंसाइनमेंट्स पर भी लगाए जा सकते हैं ये पासेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।